ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद मैं आपके सामने एक बार फिर आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से एक बार क्वेश्चंस को देख लें। मैं अभी आपके सामने स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो 2-3 क्वेश्चंस और अलग से दिए थे बेटे आपके एग्जामिनेशन किट में, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और बेटे आंसर्स तो दिए ही हुए हैं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इनको करने का, सो दैट यू कैन गेट द कंसेप्ट, द लॉजिक्स। मैं उन लॉजिक्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए। स्टेक होल्डर्स प्लॉटिंग और मैपिंग। स्टेक होल्डर की आप प्लॉटिंग और मैपिंग करते हैं कि भाई उसमें से कौन से स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो हमारी डिसीजंस में अफेक्ट कर सकते हैं और हमें पता चलता है वेदर दे हैव पावर और नॉट। क्योंकि अगर झुंड के झुंड आएंगे तो बेटे दे हैव द पावर एंड दे हैव द इंटरेस्ट। तो स्टेक होल्डर्स का जनरली हम कैटेगराइजेशन करते हैं एज पर दैट मैट्रिक्स। बेटे बेटे हम जनरली उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं? हम जनरली कहते हैं कि दे विल कम अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज की प्लेयर्स। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि all the shareholders will come under key players, because some shareholders they don't have the requisite voting power, or some they don't have a group effort, and some have the power but they are not interested in the decision making. तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में वो आते हैं। मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से उसके फीचर्स को। आप देखिए जी, स्टेक होल्डर्स प्लॉटिंग और मैपिंग। इसका मतलब हम स्टेक होल्डर्स को देख रहे हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स, इन्फोसिस चेक कर रही है कि मेरे स्टेक होल्डर्स कहाँ पर ज़्यादा हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया। एंड ईच शेयर होल्डर हैज हाउ मच वोटिंग पावर। Identify the dominant stakeholder, group stakeholders in size. Identify the largest stakeholders, locate the stakeholders geographically. बेटे पहली बात, हमें इसमें geographically को देखना कि वो कहाँ पर है। That is not, it is not the most important criteria for deciding कि भाई मैं मैपिंग जो कर रहा हूं ज्योग्राफिकली कहीं पे भी हो, अगर वोटिंग राइट है, पावर है, इंटरेस्ट है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन डज नॉट मैटर। इसका मतलब मैं जो मैप्स बनाऊंगा या प्लॉटिंग करूंगा, इट इज नॉट फॉर टू फाइंड आउट वेयर दे आर ज्योग्राफिकली, वो तो हमें पता ही होगा। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। बेटे आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट शेयर होल्डर नो डाउट कैन बी ऑब्जेक्टिव, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो लार्जेस्ट के साथ साथ दे शुड हैव अ इंटरेस्ट आल्सो इन टेकिंग द पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो खाली लार्जेस्ट से काम नहीं चलने वाला बेटे। ग्रुप शेयर होल्डर्स इन साइज बैंड्स, इट मींस ऐसा भी देख लीजिए, ग्रुप, बड़े सारे ग्रुप शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, बट अगेन ग्रुप होना एक बड़ी बात नहीं है, बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटे इसका भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो बेटे पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन है, स्टेक होल्डर्स प्लॉटिंग और मैपिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स। बेटे डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स को निकालना, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए डोमिनेंट का मतलब है कि वो लोग जो इंटरेस्टेड भी हैं एंड हु हैव द पावर। हमें पता है पावर तो है एंड दे आर इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो डोमिनेंट शेयर होल्डर्स बेटे यहां आते हैं जनरली। अगर आप ध्यान से देखें तो डोमिनेंट विल कम इन दिस कैटेगरी, डोमिनेंट विल कम इन दिस कैटेगरी। तो डोमिनेंट एक बेस्ट आंसर है। आराम से आप देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाई इट इज सो। तो आपको पहले अपने आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है। प्राइमा फेसी आपको चेक करना है कि आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है, आपके बेसिस पे क्या आंसर होगा, तभी तो आप वहां पर अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकंड इज, एम्प्लॉयज इन जीएफएफ आर हेविली यूनियनाइज्ड। इसका मतलब सारे एम्प्लॉयज ने यूनियन बनाई हुई है। ओके बेटे, ट्रेड यूनियन बनाई हुई है, हमें पता ही है ट्रेड यूनियन क्या होती है। जीएफएफ हैज रिसेंटली अनाउंस्ड plans to restructure its business, okay, leading to the loss of around 15% of the workforce. बेटे restructure, merger, amalgamation, selling off, spinning off, splitting, कुछ भी restructure में तो बड़ी सारी कैटेगरीज आती हैं। आपने देखा कि कितनी सारी कंपनीज restructure होती रहती हैं।
तो एक कंपनी जिसके यहाँ पर एम्प्लॉयज ने यूनियन बनाई हुई है, ऐसी कंपनी ने अपने आप का ढंग रिस्ट्रक्चर करने का सोचा। जैसे आप घर को रिस्ट्रक्चर करते हैं, तोड़ के फिर बनाते हैं, या बना हुआ तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी बनाते हैं, या लिफ्ट बनाते हैं, तो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब बेटा जब घर को रिस्ट्रक्चर करेंगे तो जो घर वाले हैं और वो जो बड़े इन्फ्लुएंस लोग हैं उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू मेंडलोस मैट्रिक्स व्हाट अप्रोच वुड यू अडॉप्ट टू मैनेजिंग इट्स एम्प्लॉइज। बेटे एक ये समझ आती है कि एम्प्लॉइज हैव हाई इंटरेस्ट, ये बात तो हम सबको क्लियर है, दे हैव द हाई इंटरेस्ट। बट अलॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट हमें ये भी दिख रहा है कि 15% लोग वहां पर जुड़े हुए, मतलब उनकी यूनियन है, तो बेटे उनका हाई पावर भी होगा। इसका मतलब हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर दोनों मिक्स हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई शुगर लेवल दोनों मिक्स हो रहे हैं। इट मींस दीज आर द की प्लेयर्स। इस पे बड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड एज की प्लेयर्स, बिकॉज बोथ द फीचर्स आर प्रेजेंट, हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर, high interest and high power. Which of the following classification of stakeholder refers to anyone that has have formal contractual relationship with the organization? बेटे फॉर्मल, दैट हैज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल, आप बताइए एम्प्लॉइज का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का, स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स का, फाइनेंस प्रोवाइडर्स का, सप्लायर्स का, कस्टमर्स का। इसका मतलब प्राइमरी जो कैटेगरी है ना, उसमें जो भी लोग हैं 6-7, वो सभी के सभी दे हैव द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकेंडरी में बेटे गवर्नमेंट आती है, ट्रेड यूनियन आती है, दे जनरली डोंट हैव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कनेक्टेड खाली नहीं कह सकते बेटे, प्राइमरी में दोनों आ गए, कनेक्टेड भी और इंटरनल भी। तो मुझे लगता है सी इज द बेस्ट आंसर। देख लीजिए आपको किस तरह से वो अंदर की बातें पूछ रहा है। तो बेटे हवाबाजी में आप कोई भी लॉजिक ना करें। मैं तो कहता हूँ आप पहले मेरे लेक्चर्स करें, फिर एक बार स्टडी टेक्स्ट को पढ़ें, माइंड मैप प्रिपेयर करें, और इन क्वेश्चंस को लॉजिकली आंसर देके बिना पहले खुद सॉल्व करें। कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। बी हैप्पी, बी जॉली, बी